हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी पे। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम है पदार्थ का ठोस अवस्था। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। कल के वीडियो में भी मैंने कुछ प्रश्न बताया था, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल के फलक और अंतरापृष्ठीय कोण से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, क्रिस्टल का नियमित बहुफलक आकृति वाले ठोस को क्रिस्टल कहा जाता है। अर्थात यानी अथवा में भी इसका कोई आंसर फिर हो जाएगा। नियमित ज्यामितीय आकृति और समतलीय सतहों और स्पष्ट किनारों से युक्त कण क्रिस्टल कहलाता है। अगला, फलक क्या है? फलक, क्रिस्टल के समतलीय सतह को फलक कहा जाता है। नेक्स्ट, अंतरापृष्ठीय कोण क्या है? तो क्रिस्टल के दो फलकों या पृष्ठों के बीच के कोण को अंतरापृष्ठीय कोण कहा जाता है। अंतरापृष्ठीय कोण को थीटा से सूचित किया जाता है। यहाँ फिगर में है, यह अंतरापृष्ठीय कोण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आकाशीय जालक क्या है? चित्र द्वारा समझाएं। आकाशीय जालक, तो इसका उत्तर होगा, बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था को दिखाता है आकाशीय जालक कहलाता है। आकाशीय जालक के यहाँ चित्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इकाई सेल क्या है या कितने प्रकार का होता है? समझाएं। इकाई सेल, तो आकाशीय जालक और इकाई सेल एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए इकाई सेल का उत्तर, आकाशीय जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसे त्रिविम में पुनरावृत्त करने पर संपूर्ण क्रिस्टल प्राप्त होता है, इकाई सेल कहलाता है। इकाई सेल जो है आकाशीय जालक का एक छोटा रूप है जिसे त्रिविम में पुनरावृत्त माने बार बार उसमें प्रयोग करने पर संपूर्ण क्रिस्टल प्राप्त होता है, इकाई सेल कहलाता है। इकाई सेल का यहाँ चित्र है। इकाई सेल का अवभाग, तो दोस्तों इकाई सेल मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, सरल सेल यानी सिंपल सेल, पिंड केंद्रित सेल, बॉडी सेंट्रल सेल, फलक केंद्रित सेल, फेस सेंट्रल सेल। चलिए इसका भी वर्णन करते हैं। सरल सेल क्या है? वह सेल जिसके केवल जालक बिंदु पर कण पाया जाता है, सरल सेल कहलाता है। सरल सेल के फलक या केंद्र में कोई कण नहीं पाया जाता है। सरल सेल के नाम से ही आपको पता चल जाता है। यह सरल सेल की आकृति है, सिंपल आकृति, और यह सरल सेल का त्रिविमीय आकृति है। अब सरल सेल में कणों की संख्या, सरल सेल में कितने कण है या हम कैसे पता करते हैं यह बता देती हूँ। चूंकि सरल सेल में केवल शीर्ष पर कण पाया जाता है, डिफिनीशन में आपको मैं बताई हूँ कि सरल सेल में केवल शीर्ष पर कण पाया जाता है और प्रत्येक कण अन्य 8 सेलों के साथ साझा में रहता है। इस प्रकार प्रत्येक शीर्ष पर कण का 1/8 भाग रहता है। इसलिए सरल सेल में कणों की कुल संख्या इक्वल 1/8 × 8 इक्वल 1 होगा। 8 सेट कर दीजिएगा तो एक कण, अतः सरल सेल में एक कण पाया जाता है। कोई भी पूछे कि सरल सेल में कितना कण पाया जाता है तो आप लोग आसानी से बता दीजिएगा, एक कण पाया जाता है। अगला, पिंड केंद्रित सेल, इसका उत्तर होगा, वह सेल जिसके जालक बिंदुओं के अतिरिक्त उसके केंद्र में भी कण पाया जाता है, पिंड केंद्रित सेल कहलाता है। पिंड केंद्रित सेल को BCC भी कहा जाता है। पिंड केंद्रित सेल की आकृति देखिए, यह सिंपल आकृति है और एक ज्यामितीय आकृति है। दोस्तों जो पिंड केंद्रित सेल में एक कण पिंड में होता है वह किसी भी सेल के साथ साझा में नहीं रहता है, यह एकदम परमानेंट रहता है। पिंड केंद्रित सेल में कणों की संख्या भी जान लेते हैं। तो चूंकि पिंड केंद्रित सेल में प्रत्येक शीर्ष पर कण पाया जाता है जिसका 1/8 भाग रहता है और एक कण सेल के ठीक केंद्र में रहता है, अतः पिंड केंद्रित सेल में या BCC में कणों की संख्या इक्वल
1/8 इंटू 8 प्लस 1। देखिए पिंड केंद्रित सेल में कणों की संख्या 1/8 इंटू 8, एक कण जो था उसके सेंटर में तो उसका, तो यह कट जाएगा तो इक्वल 1 + 1 इक्वल 2। नेक्स्ट फलक केंद्रित सेल। फलक केंद्रित सेल क्या है? वह सेल जिसके जालक बिंदुओं के अतिरिक्त फलकों के केंद्र में भी एक कण पाया जाता है फलक केंद्रित सेल कहलाता है। फलक केंद्रित सेल को FCC भी कहा जाता है। फलक केंद्रित सेल का एक आकृति है और एक ज्यामितीय त्रिविमीय आकृति है। अब जान लेते हैं फलक केंद्रित सेल में कणों की संख्या। तो फलक केंद्रित सेल के प्रत्येक शीर्ष पर कण का 1/8 भाग रहता है तथा फलकों के केंद्र में कण का 1/2 भाग रहता है। इस प्रकार से कणों की कुल संख्या होगी 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6, तो 8 से 8 कट जाएगा और 3, तो इसलिए इसमें कण होगा 1 + 3 इक्वल 4 कण पाया जाता है। इस तीनों में यदि पूछा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछता है सबसे अधिक कण किस क्रिस्टल में पाया जाता है, तो फलक केंद्रित सेल में सबसे अधिक कण पाया जाता है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेवरेज जालक कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखें। तो इसका उत्तर होगा सन 1848 ईस्वी में बेवरेज नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जालक बिंदुओं को त्रिविम में 14 प्रकार से सजाया जा सकता है। इन्हीं सजावट को बेवरेज जालक कहा जाता है। बेवरेज जालक का प्रकार जो 14 को है वो निम्न है। पहला है सरल घनाकार, दूसरा पिंड केंद्रित घनाकार, तीसरा फलक केंद्रित घनाकार, चौथा है सरल टेट्रागोनल, पांचवा है पिंड केंद्रित टेट्रागोनल, 6 नंबर है षटकोणीय, 7 रोम्बोहेड्रल, 8 सरल अर्थोरंबिक, 9 है पिंड केंद्रित अर्थोरंबिक, 10 तल केंद्रित अर्थोरंबिक, 11 फलक केंद्रित अर्थोरंबिक और 12 नंबर है सरल एकंताक्ष, 13 नंबर तल केंद्रित एकंताक्ष और 14 नंबर ट्राइक्लिनिक। ये जितने भी बेवरेज जालक 14 को हैं इनमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। प्राय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसमें पूछता है घनाकार क्रिस्टल में बेवरेज जालकों की संख्या कितनी होती है। तो कितने लोग हवराई में 14 बता देते हैं, लेकिन घनाकार क्रिस्टल में बेवरेज जालकों की संख्या 14 नहीं बल्कि 3 होती है। यह 3 कैसे होती है, आपको जब 14 यह पता होगा तो इसमें से आप आसानी से चुन सकते हैं। देखिए यहाँ सरल घनाकार, पिंड केंद्रित घनाकार, फलक केंद्रित घनाकार, यह 3 है। घनाकार पूछता है तो 3, और इसके आगे फिर क्वेश्चन पूछता है किस प्रकार के क्रिस्टल में बेवरेज जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। किस प्रकार के क्रिस्टल में बेवरेज जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो इसी में का एक क्वेश्चन है, तो आप देख लेंगे इसमें सबसे ज्यादा किसका है, तो 4 को है ऑर्थोरंबिक का, तो इसका आंसर 4 होगा। तो ऑर्थोरंबिक के क्रिस्टल में सबसे ज्यादा बेवरेज जालकों की संख्या होती है क्योंकि इसी का ही सबसे ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव भी बनता है, इसलिए आप लोग सब्जेक्टिव का भी याद करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिलर निर्देशांक क्या है। इसका उत्तर देखते हैं। किसी क्रिस्टल के प्रत्येक तल का दिग विन्यास सरल संख्याओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। इन्हीं संख्याओं को मिलर निर्देशांक कहा जाता है। दिग्विन्यास यानी कोणों की व्यवस्था जो होती है वह सरल संख्याओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। मिलर निर्देशांक अब किस प्रकार ज्ञात करते हैं ये भी बताती हूँ।
पहला स्टेप है मिलर निर्देशांक ज्ञात करने का तरीका में पहला स्टेप हमारा होगा, सबसे पहले तीनों अक्षों पर ए, बी और सी के गुणक के रूप में तल के अवरोध का पता लगाते हैं, जिसे विष निर्देशांक कहा जाता है। विष यानी अंक वाला विष नहीं, ये विष निर्देशांक। हमारा सेकेंड स्टेप होगा, इसमें विष निर्देशांक का व्युत्क्रम प्राप्त करते हैं। जो विष निर्देशांक जो अंक में दिया होगा उसका उल्टा हम प्राप्त करेंगे। और हमारा थर्ड स्टेप होगा, यदि जो दिया हुआ विष निर्देशांक का व्युत्क्रम प्राप्त कर लेते हैं, तब यदि विष निर्देशांक भिन्न के रूप में यानी बाटा के रूप में हो तो उसे न्यूनतम पूर्णांक से गुणा करके सरल संख्या में बदल लेते हैं। यही हमारा मिलर निर्देशांक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप पूछ भी सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा हो तो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रिस्टल के सीमित पैकिंग से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है? क्रिस्टल का सीमित पैकिंग, तो सीमित पैकिंग का आंसर होगा, क्रिस्टल के अवयव कणों को गोला मानते हुए एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखा जाए कि उनके बीच कम से कम खाली स्थान हो और उनका घनत्व अधिक हो, जो उनका डेंसिटी होता है वो अधिक हो, तो इस व्यवस्था को सीमित पैकिंग कहा जाता है। और सीमित पैकिंग का प्रकार, तो सीमित पैकिंग मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक यामी सीमित पैकिंग, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2 में द्विआयामी सीमित पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, और 3 त्रिआयामी सीमित पैकिंग यानी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसका भी वर्णन करते हैं। एक आयामी सीमित पैकिंग क्या है? तो इसका उत्तर होगा, क्रिस्टल के अवयव कणों को गोला मानते हुए एक कतार में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि प्रत्येक गोला एक दूसरे गोला के संपर्क में हो, तो इस व्यवस्था को एक आयामी सीमित पैकिंग कहा जाता है। देखिए, एक आयामी सीमित पैकिंग का यहाँ चित्र है। यहाँ गोला बनाकर प्रत्येक गोला एक दूसरे गोला के कांटेक्ट में है, यानी एक दूसरे के आसपास है। अब इस पैकिंग में प्रत्येक गोला 2 अन्य गोला के संपर्क में रहता है। यहाँ पर चित्र में आप देख रहे होंगे कि सभी गोला एक दूसरे के संपर्क में हैं और प्रत्येक गोला के आसपास में एक गोला है, इसलिए इसका समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। क्योंकि एक गोला 2 अन्य गोला के बीच में है, इसलिए इसका समन्वय संख्या 2 होगा। दोस्तों, समन्वय संख्या को संयोजन संख्या भी कहा जाता है। चलिए अगला, द्विआयामी सीमित पैकिंग। तो इसका उत्तर होगा, इस पैकिंग में एक आयामी सीमित पैकिंग वाले कतार को एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित किया जाता है ताकि गोला के बीच कम से कम खाली स्थान हो। यह पैकिंग मुख्यतः 2 प्रकार से किया जाता है। जब एक आयामी सीमित पैकिंग वाले कतार को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है तो उसे द्विआयामी सीमित पैकिंग कहा जाता है। अब द्विआयामी सीमित है वो 2 प्रकार से हम उसको सजा सकते हैं। एक नंबर है वर्गीय सीमित पैकिंग यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और 2 षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक नंबर का इसमें ABCD डाल लीजिएगा। वर्गीय सीमित पैकिंग का भी हम वर्णन कर लेते हैं। एक आयामी सीमित पैकिंग वाले कतार को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि प्रत्येक गोला एक दूसरे गोला के सामने हो, तो इसे वर्गीय सीमित पैकिंग कहा जाता है। इसमें प्रत्येक गोला एक दूसरे गोला के आमने सामने होगा। देखिए चित्र में, अब इसका भी समन्वय संख्या जान लेते हैं। देखिए, यहाँ प्रत्येक गोला 4 अन्य गोला के संपर्क में है, अतः इसका समन्वय संख्या 4 होगा। देखिए 4 है, इसमें वर्ग भी एक बनाया गया है। नेक्स्ट है इसका षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग। तो इसमें इसका उत्तर होगा, यदि एक आयामी सीमित पैकिंग वाले कतार को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि प्रत्येक गोला 2 गोला के मध्य बने खाली स्थान में आए, तो इस पैकिंग को षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग कहा जाता है। इसमें समझ लीजिए जो एक यामी सीमित पैकिंग वाला कतार था ना, उसको एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करेंगे, लेकिन इस प्रकार कि 2 गोला
दो गोला के बीच में एक गोला आ जाए तो उसे षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग कहा जाता है। देखिए चित्र में, इसमें एक षष्ठकोण बनाया गया है और एक गोला बीच में है। इसका समन्वय संख्या, चूंकि यहाँ प्रत्येक गोला 6 अन्य गोला के संपर्क में है, अतः इसका समन्वय संख्या या संयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहा जाता है, इसका 6 होगा, क्योंकि यहाँ चित्र में दिखाया गया है 6 गोला के संपर्क में है। देखिए नेक्स्ट हमारा त्रिआयामी सीमित पैकिंग, इसका उत्तर होगा यदि द्विआयामी सीमित पैकिंग वाले सतह को एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित कर दिया जाए तो इसे त्रिआयामी सीमित पैकिंग कहा जाएगा। देखिए द्विआयामी में एक आयामी वाले कतार को सजाया गया था और त्रिआयामी में द्विआयामी वाले कतार को एक दूसरे के ऊपर सजाया जाएगा। ये सभी थोड़ा एक जैसे हैं, लेकिन आप अच्छी तरह से इसे याद कीजिए। इसका भी प्रकार है, इसे 2 प्रकार से सजाया जा सकता है। एक ए में घनाकार सीमित पैकिंग, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, इसे संक्षेप में सीसीपी कहा जाता है। और बी नंबर है षष्ठभुजीय घनाकार सीमित पैकिंग यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसे संक्षेप में एचसीपी कहा जाता है। इसका भी वर्णन करते हैं घनाकार सीमित पैकिंग का। इस पैकिंग में द्विआयामी सीमित पैकिंग वाले सतह को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक गोला एक दूसरे गोला के आमने सामने हो, तो इस पैकिंग को घनाकार सीमित पैकिंग कहा जाता है। इस स्थिति में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या होगा वो 8 होगा। और इसका बी नंबर है षष्ठभुजीय घनाकार सीमित पैकिंग, तो इसका उत्तर होगा इस पैकिंग में द्विआयामी सीमित पैकिंग वाले कतार को या सतह को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक गोला 4 गोला के मध्य बने खाली स्थान में आ जाए, तो इसे षष्ठभुजीय घनाकार सीमित पैकिंग कहा जाएगा। इस स्थिति में इसका समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। आप याद कर लीजिएगा, इसमें घनाकार सीमित पैकिंग को संक्षेप में सीसीपी कहा जाता है और षष्ठभुजीय घनाकार सीमित पैकिंग को एचसीपी कहा जाता है। और जान लेते हैं इसमें सब में एक क्वेश्चन आ रहा था समन्वय संख्या, समन्वय संख्या आखिर या संयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या, ये बता दे रही हूँ। तो इसका उत्तर होगा समन्वय संख्या क्या है, इसका उत्तर होगा किसी क्रिस्टल में किसी कण को घेरने वाले निकटतम कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहा जाता है। जैसे एक यामी सीमित पैकिंग वाले कतार में कणों का समन्वय संख्या 2 था, क्योंकि उसमें प्रत्येक गोला 2 अन्य गोला के संपर्क में था। अतः जो क्रिस्टल के निकटतम जो कण उससे घेरे रहते हैं ना, उसी को समन्वय संख्या कहा जाता है सिंपल भाषा में। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं इतना ही प्रश्न रहने देती हूँ। तब तक के लिए आप इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखकर याद कर जाइएगा। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि सब्जेक्टिव से ही हमारा ऑब्जेक्टिव भी बनता है, इसलिए हमें सब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना होगा। तो चलिए हम वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अपने स्टडी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।